तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेट नाइट सेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे और प्रभु श्री राम की नज़रों के सामने होंगे और उनके इशारे का इंतजार कर रहे होंगे और उनके इशारे से ही आपको जीवन में सफलता के जो सहारे मिलेंगे, उसी प्रवाह में आप अपने जीवन की धारा में बह रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साथियों को ऊर्जा देने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास आया हूँ। और ये जो सवाल अभी हमारे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के साथियों ने साझा किए हैं, वही सवाल आपके साथ चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। आप सभी के लिए ये जो समय होता है ना, बहुत ही बहुमूल्य समय होता है। ऐसा तो अपने जीवन का हर एक समय बहुमूल्य होता है, लेकिन जो ये समय हम सीखने के लिए गुजारते हैं, ये समय तो बड़ा ही अद्भुत होता है। अभी आपने कितना प्यारा सा गीत सुना आपने। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है, मेरी बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए, है ना। तो एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, वाह, ये हुई ना बात। तो एक बार उनका इशारा हो जाए तो इसी महफिल में हमारी तकदीर बन जाएगी और हमारी जो बिगड़ी है वो भी बन जाएगी। और एहसान आपका हो जाए, मतलब प्रभु का हो जाए, जिस इष्ट देवता को आप मानते हैं उन्हीं का हो जाए। और तेरी लगन में खो जाऊं मैं, और दुनिया से किनारा हो जाए। दुनिया से किनारा इसलिए हो जाए क्योंकि वो जो नकारात्मक भावनाएं हैं उनसे किनारा हो जाए, समाज कल्याण के काम में आप लग जाएं। तो आप सभी साथियों को ऊर्जा देने के लिए कुछ नए सवाल लेके आया हूँ। क्या आपको मेरी आवाज़ अच्छे तरीके से पहुंच रही है? बहुत बहुत अभिनंदन सभी का, सभी नमस्कार कर रहे हैं। वाह, ये हुई ना बात। हर्षवर्धन जी कैसे हैं? हर्षवर्धन जी हैं? थोड़ा स्वागत है आपका हर्षवर्धन जी। आवाज आ रही है मेरी आपकी तक? ओके, आ रही है ना। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के। हम लोग 30 क्वेश्चन चर्चा किए थे। अगले सवाल को यहाँ लेकर आता हूँ। आप देखे होंगे, जैसा कि साथियों ने कहा कि मॉडरेट से थोड़ा कठिन आया था, थोड़ा ऊपर आया था। और एकदम कठिन नहीं था, लेकिन जो बीच का, जो कठिन के आसपास का आया था सवाल। तो पहले 30 सवाल जब हम इसके पहले सेशन में चर्चा किए तो उसमें कई साथियों को लगा हाँ ये तो काफ़ी मतलब सामान्य सा सवाल है, लेकिन आगे देखते हैं कैसे सवाल आए हैं। तो अगला स्क्रीन पर आपका सवाल है, देखिए क्या लिखा है। सवाल नंबर 31, व्हाट इज द निगेटिव वर्किंग कैपिटल? निगेटिव वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? तो जरा हमारे साथी जरा बता दें। पंकज कुमार जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? निगेटिव वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। निगेटिव वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछा गया है। जब भी हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो वहाँ पर एक वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की तुलना करता है। करंट एसेट एक ऐसा एसेट है जो साल भर के अंदर कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा एसेट, या कंज्यूम्ड हो जाए। और करंट लायबिलिटी ऐसा है जो साल भर के अंदर हमको जिसकी देयताएं हैं उसको लौटाना होता है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जो होता है वर्किंग कैपिटल का होता है। लेकिन अगर करंट लायबिलिटी ज़्यादा हो गया, कोई भी फॉर्म का क्या होगा, आने वाला पैसा एक साल में और जाने वाला पैसा एक साल में, आने वाला पैसा ज़्यादा होगा, तो फर्म का जो सॉल्वेंसी होगा या फर्म की जो कैपेबिलिटी होगी उसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने की अच्छी होगी, फर्म अच्छा होगा। लेकिन अगर आने वाला पैसा कम है और जाने वाला पैसा ज़्यादा है, तो उसे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहेंगे एक साल के अंदर बैलेंस शीट का। तो जैसे कि हमारे सभी साथी यहाँ पर टाइप करके बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है ना। तो यहाँ पर जो है वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल उसे कहेंगे जब
ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा हो जाए तो उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो इसको शब्दशः याद कर लीजिए। आपके प्रमोशन एग्जाम में इस सवाल के आने की पूरी संभावना है कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल उसे कहेंगे जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए व्हेन करंट लायबिलिटी एक्सीड्स करंट एसेट्स, जब करंट लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए करंट एसेट से तो उसे वर्किंग कैपिटल कहेंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। वाह, ये सवाल तो एकदम पॉपुलर सीरीज का सवाल है, सवाल पढ़ने से पहले ही जवाब दे देंगे आप। If sanction limit of a firm is rupees 5 lakhs, stock is rupees 6 lakhs, and margin is sanction as per 25% of stock, then calculate the drawing power। सवाल कितनी बार पढ़े होंगे तो आपको, देखिए सवाल पूरा नहीं हुआ है, जवाब दे दिए। एक फर्म है, उसको 5 लाख का सैंक्शन लिमिट दिए हैं, 5 लाख की एक लिमिट है। और जब भी सीसी लिमिट देते हैं तो स्टॉक के अगेंस्ट देते हैं, क्योंकि वो व्यापार करते हैं, मूवेबल स्टॉक होता है। तो स्टॉक पे मार्जिन रखना, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम लोग टर्म लोन की बात करें, कार खरीदना है तो 10 लाख का कार है तो 2 लाख रुपए हम लोग मार्जिन देते हैं, 8 लाख का लोन करते हैं, तो एसेट तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में मार्जिन रखना होता है 25%। और स्टॉक में मार्जिन अगर रखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक है 6 लाख, मार्जिन है 25%। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्टॉक माइनस मार्जिन जो होगा वो ड्राइंग पावर होगा, उससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो 6 लाख का स्टॉक है, उसका 25% जो है मार्जिन होगा, मतलब 1.5 लाख। तो 6 लाख में से 1.5 लाख घटा देंगे, 4.5 लाख। मतलब भले ही इसकी सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, लेकिन ये फॉर्म जो है उस समय, जिस समय स्टॉक 6 लाख है, जब तक वो 4.5 लाख से ज़्यादा निकाल नहीं सकता, इसलिए इसका ड्राइंग पावर, आहरण शक्ति होगा 4.50 लाख। जैसे कि आप सभी साथी कह रहे हैं, प्रशांत जी कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है सर। वाह, आवाज़ ही तो आ रही होगी, मैं तो लगता है। सर पे बुलंदी का ताज हो। वाह, ये भी ना, थोड़ी देर के लिए आए हैं सर, परंतु आप तो हम लोग के हमेशा पास रहते हैं, इतना सारा वीडियो है हम लोग देखते ही रहते हैं। वाह, ये हुई ना बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर पे बुलंदी का ताज हो, कदमों पे मंजिल की आवाज हो, वो हसीन सपने जो कल तक ख्वाबों में थी, मैं दुआ करता हूँ कि हकीकत में आज हो, हकीकत में आज हो। और पहले जैसा जीवन जी रहते उससे भी बेहतरीन आपका अंदाज हो, आपके जीवन में सफलता का साज हो, और हमेशा ही आपकी बुलंद आवाज हो। तो जरा बता दीजिए मेरे साथी, आप सभी को आवाज आ रही है? वाह, मनीष जी बोल रहे हैं वाह शानदार आ रही है, यही तो आवाज आ रही है। चलिए, तो सैंक्शन लिमिट से जुड़ा हुआ सवाल ये आएगा। इसमें दो तरह के सवाल आते हैं, एक तो यही सवाल हूबहू आता है कि 5 लाख की सैंक्शन लिमिट है, 6 लाख का स्टॉक है, तो ड्राइंग पावर कितना होगा, 25% का मार्जिन है, तो आप क्या कहते हैं, 4.5 लाख निकाल देते हैं। एक और सवाल जो है इसके साथ शामिल कर रहा है, वो क्या करता है, स्टॉक को 8 लाख कर देता है। तो अगर स्टॉक यहाँ पर 8 लाख कर दिया, 8 लैक्स कर दिया, तो क्या होगा इसका ड्राइंग पावर, बता दीजिए। दो ही सवाल अभी तक 3 साल में देखे गए हैं, एक तो ये स्क्रीन पर हुबहू है। दूसरा सवाल बोलता है कि इफ ए सैंक्शन लिमिट ऑफ ए फर्म इज 5 लैक्स, स्टॉक इज रुपीज 8 लैक्स, देन मार्जिन, इफ मार्जिन इज 25%, देन कैन कैलकुलेट द ड्राइंग पावर। तो सभी साथी जो हैं बहुत ही होनहार साथी हैं, सभी लोगों ने बोला 5 लाख। तो क्या होता है, 8 लाख का स्टॉक है, मार्जिन है 25%, तो 8 लाख का 25% 2 लाख होगा। तो स्टॉक में से मार्जिन घटा देंगे, 8 लाख में से 2 लाख घटा देंगे तो 6 लाख ड्राइंग पावर होगा। 6 लाख ड्राइंग पावर होगा, लेकिन चूंकि सैंक्शन लिमिट 5 लाख है तो ड्राइंग पावर जो है सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ड्राइंग पावर भी 5 लाख ही होगा, अगर 8 लाख का सवाल होगा तो, है ना। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वाह सुमित जी आज दिख नहीं रहे हैं। स्टूडेंट लिक्विडिटी रेशियो इज डिफाइंड अंडर व्हिच एक्ट। वाह, ये हुई ना बात, ये तो हमारे अभिषेक शर्मा जी बता देंगे। अभिषेक जी आवाज़ आ रही है मेरी? बताइए जरा, ये स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो जो है कौन से सेक्शन में, कौन से एक्ट में दिखाई गई है, बताई गई है?
और कोई साथी माइक वाइक ऑन कर लीजिए, जरा जरा चर्चा कर लें तो अच्छा लगता है। हम्म। 24 एक्ट में। हाँ जी। कौन से एक्ट में दिखाई गई है? BR एक्ट 24 सेक्शन। ओके ओके। अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इसकी डेफिनेशन की गई है। तो एसएलआर एक ऐसा जो रिजर्व रेशियो है, जिसे आरबीआई के अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये कहा है कि बैंकों को स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होगा। स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि भारत में जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना है। जो जमा का एक फिक्स परसेंट होता है, जिसे सोने के रूप में, कैश के रूप में, लिक्विडिटी के रूप में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं। तो भारत का सेंट्रल बैंक, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, तो एक बैंकरों का बैंक होने के लिए, सरकार का बैंक होने के नाते, ये देश के जो बैंक हैं उनके नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही साथ देश में पैसा किधर जाएगा, किधर आएगा, कहाँ रहना है, इसके नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है, जिसको मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, या देश में कहाँ कहाँ ऋण का समायोजन करना है, ऋण वितरित करना है, ऋण का राशि जो है भेजना है, ये सारी चीज़ों का भी नियंत्रक है। तो इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक एसएलआर मेंटेन करने के लिए बैंक को बोलता है, और बैंक को उसके आधार पर उनके उधार और जमा क्षमता को नियंत्रित करता है। तो एक तो रिजर्व रेशियो है, एक सीआरआर जो कैश के रूप में रखना है, और एक एसएलआर जो सोने के रूप में, कैश के रूप में, लिक्विड सिक्योरिटी के रूप में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं। तो मेरे होनहार साथी जरा बता दीजिए अभी एसएलआर का रेट अभी क्या चल रहा है, जरा टाइप करके बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ें अगले सवाल पर। एसएलआर का अभी करंट रेट है 18%। तो दो तरह के रेट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बताए जाते हैं, जो हर 2 महीने में होते हैं, एक रिजर्व रेशियो होते हैं और एक पॉलिसी रेट्स होते हैं। रिजर्व रेट में सीआरआर है, सीआरआर अभी 4.50% है, एसएलआर जो है 18% है। फिर पॉलिसी रेट्स में रेपो रेट्स आते हैं, एमएसएफ रेट्स आते हैं, एसडीएफ रेट्स आते हैं, रिवर्स रेपो रेट आते हैं, बैंक रेट आते हैं और एमएसएफ रेट आते हैं। हमारे अभिषेक शर्मा जी बता रहे हैं सीआरआर अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट, और एसएलआर जो है अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में व्याख्या की गई है। ज्यादातर जो है एसएलआर का ही पूछा जाता है, कई बार सीआरआर का भी पूछा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। रेवेन्यू लीकेज ऑफ हाउ मच अमाउंट if detected then the staff accountability may be initiated by the regional manager। यहाँ पर ये बोला गया है कि रेवेन्यू लीकेज जो चेकिंग की जाती है, अगर वो रेवेन्यू लीकेज का अमाउंट कितना रुपए से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर स्टाफ अकाउंटेबिलिटी शुरू की जाती है। तो हमारे होनहार साथी सभी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया। 20,000 एंड अगर मान लीजिए किसी अकाउंट में 20,000 या उससे ऊपर की रेवेन्यू लीकेज पाई जाती है, तो रीजनल मैनेजर जो है उनमें स्टाफ अकाउंटेबिलिटी शुरू करते हैं, क्योंकि 20-20 हज़ार का नुकसान, वाह ऐसे कैसे होगा राजा। काहे के लिए बिठाया गया आपको वहाँ सिपाही बना के? तो आप ये जो है आपके ऊपर एक स्टाफ अकाउंटेबिलिटी शुरू हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर जो है सर ये क्या यूनिवर्सल सर है या? रिवेन्यू लीकेज क्या होता है? रेवेन्यू लीकेज क्या होता है, ये तो बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखो ये ना, बोरी में किसी पैसा, अगर आप बोरी में घर में पैसा रखे हैं तो कहीं छेद है तो वहां पर से पैसे गिरते जाएंगे। ठीक उसी तरह से बैंक में क्या होता है, बैंक में कमाई होती है। रितु जी है ना, ये सवाल रितु जी ने पूछा कि और एक साथी राणा जी ने पूछा? तो अब नहीं, मैं राणा बोल रहा हूँ सर। मैं बोल हाँ, रहा था कि ये ओवरऑल मतलब यूनिवर्सल क्वेश्चन है या कोई
सर्कुलर से दिया हुआ है। ये यूनिवर्सल क्वेश्चन नहीं है, ये सर्कुलर क्वेश्चन है, रेवेन्यू लीकेज। ठीक है, ये ऑडिट पॉलिसी में हाँ। आता है रेवेन्यू लीकेज। हो सकता है आपके बैंक में अलग हो, लेकिन ज़्यादातर ग्रामीण बैंक में 20,000, नेशनलाइज बैंक में 50,000 और में भी डिफर होता है। तो ग्रामीण बैंक में 20,000 या उससे ऊपर का रेवेन्यू लीकेज पाया जाता है तो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी की जाती है। हमारे राणा जी को एक मेमो देंगे, मेमो के बाद फिर बोलेंगे कि कहाँ पर रेवेन्यू लीकेज हुआ है। अगर ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है तो फिर आपको उसमें एक स्टाफ अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस करना पड़ेगा, कोई सीनियर मैनेजर आके स्टाफ अकाउंटेबिलिटी करेंगे आरओ से। अब आते हैं, जैसे कि रितु जी ने पूछा कि रेवेन्यू लीकेज होता क्या है। रेवेन्यू लीकेज होता क्या है? रेवेन्यू मतलब आय। बैंक में आय के साधन कहाँ कहाँ से हैं? ब्याज दर से हैं, प्रोसेसिंग चार्ज से हैं, इंसिडेंशियल चार्ज से हैं, कमीशन से है, सर्विसेज में जो कमीशन है, सर्विस चार्जेस से हैं, ये रेवेन्यू लीकेज है। ठीक है, बराबर है रितु जी? कितनी सारी चीजें जी मैंने बिल्कुल। बताई। बैंक में आय कहाँ से मिलती है? सबसे बड़ी आय कहाँ से मिलती है बताओ? इनकम कहाँ से होती है? इनकम बताइए। इंटरेस्ट इनकम होता है, मतलब लोन देते हैं तो इंटरेस्ट इनकम होता है, बराबर है रितु जी? तो जी अगर सर। मान लीजिए किसी लोन में आपने सैंक्शन लेटर में 10% की दर से सैंक्शन लेटर में दिया है और उसको लोन सैंक्शन में टर्म्स एंड कंडीशन साइन किया है पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन जब खाते में देखेंगे तो उसको अगर 9.5% चार्ज हो रहा है तो 0.50 का लीकेज हो गया, है ना रितु जी? लीकेज हो गया ना। आपने तो सेंक्शन में 10% में लोन दिया, लेकिन सिस्टम में क्या है, 9.5 किया, कैसे? गलती हो गई, इरर इरर हो गया। तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू लीकेज। दूसरा, प्रोसेसिंग चार्ज 10,000 रुपये लेना था, आपने यहाँ 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज लिया। या ज्यादातर रेवेन्यू लीकेज जो होता है वो प्रोसेसिंग चार्ज आप लेते ही नहीं, भूल जाते हैं प्रोसेसिंग चार्ज। अगर सिस्टम डेबिट करता है तो ठीक बराबर लेता है, लेकिन अगर मैनुअल डेबिट हुआ तो भूल जाते हैं। दूसरा क्या भूल जाते हैं? आप इंस्पेक्शन करने जाते हैं, ऋतु जी आपके मैनेजर साहब इंस्पेक्शन करने जाते हैं ना? जी सर। तो आप बताओ कितने बार इंस्पेक्शन करने जाते होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर, और उसमें इंस्पेक्शन चार्ज डेबिट करते होंगे, कई बार भूल जाते होंगे। तो ये रेवेन्यू लीकेज हुआ। मतलब बैंक को होने वाली आय में अगर कहीं चूक हो गई तो रेवेन्यू लीकेज है। तो ये ऑडिटर आते हैं, ऑडिटर आते हैं, ये जो है जनवरी में आते हैं और ये क्या करते हैं, रेवेन्यू लीकेज जांच करते हैं। रेवेन्यू लीकेज जांच करने में क्या करते हैं, साल भर में जितने भी लोन रिन्यूअल किए हैं, आपने लोन सैंक्शन किए हैं, उनके सैंक्शन लेटर को पढ़ते हैं। फिर वहाँ पे उनके अकाउंट को चेक करते हैं और सैंक्शन लेटर में आपने लिखा है कि प्रोसेसिंग चार्ज 0.50% या 5,000, फिर उसको चेक करते हैं सही लिया कि नहीं लिया। अगर रेवेन्यू लीकेज कम लिया है तो ये डिटेक्ट करते हैं। तो अगर किसी सिंगल अकाउंट में 20,000 या उससे ऊपर की रेवेन्यू लीकेज पाई गई, मतलब ये समझा जाएगा कि मिली भगत है, उस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने रेवेन्यू लीकेज किया है, आपने उससे पैसा नहीं वसूला है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आशा करता हूँ कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा रितु जी, अगर समझ में आए तो बोलिए हो। अ, ओके, चलिए अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। वाह, ये हुई ना बात हमारे, है रितु जी का ब्रांच देखिए कितना साफ सुथरा है ना? वाह, ये तो सड़क भी बनी हुई है यहाँ पर, पब्लिक आने के लिए सड़क देखो, कार में आ जाएगा यहाँ तो कस्टमर। As per the bank premises policy, if lease deed about to expire before how many times period agreement can be revived? यहाँ पे ये बोला गया है, जब भी प्रीमाइसेस का रिन्यूअल करेंगे, प्रीमाइसेस के लीज डीड की बात हो रही है, लीज डीड। वैसे आप लोग बताइए जरा, लीज डीड कितने साल के लिए बनाया जाता है? लीज डीड, है ना, 10 साल के लिए बनाया जाता है, 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो इसमें ये कहा गया है कि लीज डीड एग्रीमेंट अगर एक्सपायर होने वाला है तो ये उस एक्सपायर होने से पहले कितने समय से पहले उसका फिर एग्रीमेंट कराना है। तो ये एज पर यूबीजीबी बैंक प्रेमाइसेस पॉलिसी और ज़्यादातर बैंक प्रेमाइसेस पॉलिसी में ये बिफोर 6 मंथ है, बिफोर 6 मंथ है। क्यों? क्योंकि लीज डीड में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसलिए समय से पहले ये रिवाइव कर लें, ये बिफोर 6 मंथ इसका सही उत्तर है एज पर यूबीजीबी पॉलिसी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। When any employee purchase the valuable goods, up to how much time it must be disclosed in asset liability statement? यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई ऑफिसर, यहाँ एम्प्लॉय तो नहीं, ऑफिसर्स के लिए आता है ओएसआर में, ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन में,
कि अगर कोई वैल्यूएबल गुड्स खरीदता है जिसकी कीमत 2500 रुपये से ज़्यादा है, तो जैसे कि हमारे रितु जी हैं, 2500 रुपये से ज़्यादा कुछ खरीदेंगे ना, तो इनको उनके एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना होता है। समय पीरियड दिया गया है, तो ये विद इन 12 मंथ्स में जो है आपको एसेट लाइबिलिटी में दिखाना होता है। तो कोई भी अगर आप सामान खरीदते हैं जिसकी कीमत 2500 रुपये से ज़्यादा है, तो मैनेजमेंट चाहती है, ओएसआर में लिखा गया है कि उस सामान को जो आपने खरीदा है उसको आपके इस फाइनेंशियल ईयर का जो एसेट एंड लायबिलिटी है उसमें आपको दिखाना होगा कि आपने ये सामान परचेस किया है, इसको डिस्क्लोज करना होगा। तो ये आपका है, देखिए ना। तो आपको जो भी सामान खरीदना है उसको शो करना होगा आप एसेट लायबिलिटी में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एज पर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ हाउ मच अमाउंट बीड मस्ट बी इनवाइटेड। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी सामान अगर खरीदना है तो कितने रुपए के राशि तक जो है वो बीड निकालना पड़ेगा। बीड आवश्यक है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अनुसार, जो है बीड निकालना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। तो आप लोग किसी भी सर। सामान की जब खरीदी करते हैं, हाँ जी बताइए बताइए श्वेता जी। सर, ये प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या होती है? खरीदी खरीदी खरीदी, घर में खरीदते हैं ना, आप डीमार्ट जाते हैं, लाओ लाओ, हम्म। खरीदे वैसे खरीदी। हम्म। तो यह कौन खरीदेगा? कंप्यूटर खरीदते हैं, और आपके क्या क्या खरीदते हैं बताइए? स्टेशनरी खरीदते हैं, प्रिंटर खरीदते हैं, ये प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होता है। खरीदी भी खरीदी करते हैं ना। तो कितने जी रुपए सर। का अगर कोई आइटम खरीदते हैं श्वेता जी, तो उसके लिए हमको बिड मंगाना है, बिड। तो ये पॉलिसी में बोला गया है कि 25,000 रुपये तक के अगर कोई सामान खरीदते हैं, है ना, तो कोई भी बीड की जरूरत नहीं, बिना बीड के सामान खरीद सकते हैं। लेकिन जहां भी 25,000 से ऊपर का सामान खरीदेंगे तो वहां पर बीड करना पड़ेगा, मतलब इनवाइट करना पड़ेगा, या तो कोटेशन मंगाने पड़ेंगे, और सबसे लोएस्ट रेट जो होगा उसको आप खरीदेंगे। बराबर है श्वेता सर, जी? ये एज अ बैंकिंग है? हाँ, ब्रांच ब्रांच के बारे में बात हो रही है? ब्रांच को पावर नहीं है, ब्रांच को पावर नहीं है, ये आपके रीजनल मैनेजर और हेड ऑफिस को पावर है। वहां पर एक कमेटी ओके। होती है, वो कमेटी जो है इसको प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का उनको डेलीगेशन है। 25,000 रुपए तक कोई कोटेशन नहीं, ब्रांच को तो पावर नहीं है ना। तो जब आपका हम एक्सपेंडिचर पॉलिसी या नॉन लेंडिंग पॉलिसी हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि इनको मैं पढ़ा चुका था इनका। तो उसमें पावर है, जैसे कि नॉन लैंडिंग पावर में इस्तेमाल होता है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो वो 25,000 रुपये तक के अगर कोई खरीदते हैं तो उनको कोई भी कोटेशन या बीट की जरूरत नहीं। 25,000 से ऊपर खरीदेंगे तो उनको बीट की जरूरत है या प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी। चलिए, अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है। हेलो। हेलो। हाँ सर, सर बेड का मतलब बिल ही ना होता है? बिल होता है? बिड का मतलब बिल कैसे होगा जी? सर टेंडर, टेंडर रिसिप्ट या? जाने हैं? टेंडर, निविदा। क्या बिड क्या सर? होता है? मान लीजिए कोई सामान खरीदना है, तो आप क्या करते हैं? बोली लगाते हैं ना, आस्क एंड बोली। बीट। बोली, कौन, मैं बता रहा हूँ प्रशांत जी। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ खरीदना है, तो आप कहते हैं बिड मंगाते हैं। बिड मंगाते हैं मतलब जैसे बैंक को ज़रूरत है 10 ठो कंप्यूटर की ज़रूरत है, ठीक। तो हम बिड मंगाएंगे। बिड का मतलब यह होता है बंद लिफाफे में, बंद लिफाफे में रेट लिख के देंगे, और वो बंद रहेगा। फिर एक दिन बिड ओपन होगा, जिसको बोलते हैं बोली। क्या बोलते हैं? बोली। तो वो 10 कंप्यूटर है, 2 लाख रुपए का, हम 2 लाख रुपए में दे देंगे। पर किसी ने लिखा है 1,90,000, तो जो कमेटी होगी आपकी परचेस के लिए, जो कमेटी बनी है, सेटलमेंट कमेटी बनेगी, या तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के लिए कमेटी बनेगी, वो सब बैठेंगे, और जो जो बिड लगाए हैं उन लोग भी आएंगे। सबके सामने लिफाफा खुलेगा,
लिफाफा खुलेगा और सबसे जो कम पैसा है, श्वेता मिश्रा जी का कम पैसा निकलेगा, उनको बिट मिल जाएगा, उनको काम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी जी। पॉलिसी में है बिट का। तो बिट का मतलब है बोली, मतलब जैसे ऑनलाइन बोली होती है ना, टेंडर वगैरह, तो भी आप लोग भी देखते होंगे अपने आसपास, जो हेड ऑफिस होता होगा या रीजनल ऑफिस होता होगा, कोई भी सामान ऐसा खरीदना है या कोई काम करवाना है, तो वहाँ पर बिड निकालते हैं, इनवाइट करते हैं, एक दिन टाइम रखते हैं, 4 बजे ये बिड ओपन होगा, जिसकी बोली कम होगी, जो लोवेस्ट होगा, वो उसको काम दे दिया जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस shall be utilized by the bank for direct online purchases up to rupees how much through any of the available supplier on the government e marketplace, मीटिंग द रिक्वेस्टिक क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड। यहाँ पर ये बोला गया है कि बैंक जो है, जो गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस है, जहाँ वेबसाइट है, उसके माध्यम से बैंक ऑनलाइन परचेस कर सकता है। बैंक को खरीदना है, प्रोक्योरमेंट, अब सोचो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से 3 सवाल पूछा गया, तो आप ये हिंट मिल गया कि हम अपने खरीदी बिक्री वाला पॉलिसी में पढ़ेंगे अपने आपके बैंक का। तो कोई भी बैंक जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से कोई सामान खरीदेगा, तो इसमें ये कहा गया है, वो किसी भी सेलर से, सप्लायर से खरीद लेगा कितने रुपए तक, अगर उसका जो स्पेसिफिकेशन मैच हो रहा है, डिलीवरी पीरियड मैच हो रहा है, क्वालिटी मैच हो रहा है, तो ऑनलाइन कितने रुपए तक खरीद सकता है, ये कहा है। उसका आंसर है 50,000 रुपये तक के, अगर कोई ऐसा है तो किसी भी अवेलेबल सप्लायर से खरीद लेगा। और अगर 50,000 से ज़्यादा का है, तो फिर वहाँ पर 2-3 सप्लायर को करके फिर वो सबसे लोएस्ट वाला करेगा। और 50,000 तक है तो किसी भी सप्लायर से, अवेलेबल सप्लायर से खरीद लेगा, किसी एक सप्लायर से। किसी एक सप्लायर मतलब मान लीजिए सपोज यहाँ गए, राजू प्रकाश जी सप्लायर है, उन्हीं से खरीद लिया, लेकिन 50,000 से ऊपर होंगे, 30 लाख तक का अगर कोई खरीदी करना है, तो ऐसे बहुत सारे सप्लायर्स जो उस स्पेसिफिकेशन में होंगे, उनमें से जो लोवेस्ट होगा वहां से खरीदेंगे। तो ये सवाल पूछा गया, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में अगर कोई बैंक परचेस करना चाहेगा ऑनलाइन तो। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, लॉकर फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड। बताइए श्वेता जी, लॉकर है आपकी जी ब्रांच? सर। लॉकर है? जी सर, है सर, 4 लॉकर है। 4 लॉकर है? तो वहाँ बढ़िया जी सर। एकदम सुंदर रखें ना लॉकर, जगह में साफ सुथरा रखें, जी मिरर, सर, बिल्कुल। ताकि कोई। मिरर लगा है सर। लगा है, बहुत बढ़िया। तो लॉकर फैसिलिटी सामान्यतः कितने साल के लिए दिया जाता है? हम्म, सर आइडिया तो नहीं, शायद 5 साल के लिए होगा। 5 साल के लिए दिया जाता है। लॉकर में आपने देखा होगा ना, सामान्यतः एक 3 साल का एडवांस रेंट लेते हैं हम लोग, है ना? जी सर, जी सर, 3 साल का 3 साल का, एडवांस रेंट तो लेते हैं। हाँ, तो उस 3 साल का एडवांस रेंट लेते हैं, तो नॉर्मल सामान्यतः लॉकर फैसिलिटी 3 साल के लिए दिए जाते हैं, है ना? 3 साल का ओके सर। एडवांस रहता है। फिर आके वो फिर इस फैसिलिटी को आगे ले सकता है। लॉकर जो है बहुत सेंसिटिव मैटर है। लॉकर के अगर कस्टमर अगर लो रिस्क और मीडियम रिस्क हैं और 3 साल तक ऑपरेट नहीं किए, तो लॉकर को तोड़ देते हैं हम, ब्रेक ओपन करके जी सामान सर। को सेफ कस्टडी में रखते हैं। अगर लॉकर में कोई रिस्क, हाई रिस्क का कस्टमर है और 1 साल तक लॉकर ऑपरेट करने नहीं आया, तो हम 1 साल के बाद नोटिस नोटिस भेजते हैं। को तोड़ देंगे, लॉकर को ब्रेक कर देंगे, जी लॉकर सर। का वीडियो शूटिंग करेंगे और गुड्स को पैक करके सेफ कस्टडी में रख देंगे और उस लॉकर को फिर दूसरे को अलॉट कर देंगे। और अगर मीडियम और हाई रिस्क का है तो 3 साल ऑपरेट नहीं किया तो उसको ब्रेक ओपन कर देंगे। सामान्यतः लॉकर फैसिलिटी जो है 3 साल के लिए दिया जाता है। और लॉकर फैसिलिटी जब देते हैं तो हम 3 साल का एडवांस रेंट लेते हैं। और क्या लेते हैं श्वेता जी उसके साथ, एफडी के सर वो तो ब्रेक ओपन का चार्ज भी लेते हैं। ब्रेक ओपन का चार्ज भी लेते हैं। मान लीजिए मीडियम साइज का लॉकर लेते हैं, तो उसका जो ब्रेक ओपन का चार्ज है कौन बताएगा? गोदरेज वाला रहेगा, या आपके जो पॉलिसी में या एसओपी में या उसके जो टाई अप है उसमें लिखा होगा कि ये लॉकर तोड़ने के लिए 5,000 लगेगा, बड़ा लॉकर तोड़ने जी के लिए 10,000 रुपये लगेगा। वैसे सामान्यतः 5,000 या 10,000 रुपये लगता है।
रखेंगे कहाँ? रखेंगे कहाँ मतलब, अच्छा, रखेंगे सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी का मतलब क्या है? लॉकर का जब यहाँ पर ब्रेक ओपन करेंगे तो उसकी वीडियो शूटिंग होगी, ब्रांच के स्टाफ रहेंगे, प्लस रीजनल ऑफिस का एक स्टाफ रहेगा, या आजकल नए रिवाइज्ड लॉकर पॉलिसी में कहा गया है कि पैनल एडवोकेट भी हो सकता है, या ज़्यादा जो है लॉ ऑफिसर भी हो सकते हैं, प्लस एक कस्टमर होगा और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो नहीं, दोनों तरफ से निष्पक्ष हो, मतलब उनको जानता ना हो। जैसे मान लीजिए लॉकर ब्रेक ओपन कर रहे हैं तो उनके रिश्तेदार खड़ा है तो उसको गवाही नहीं बना सकते। एक ऐसा बंदा हो जो उनको नहीं जानता हो, निष्पक्ष हो, उनको इन्फ्लुएंस ना हो, ऐसा आदमी रहना चाहिए। फिर उसका पंचनामा बनाया जाता है। उसके अंदर क्या है? पंचनामा बनाने के बाद उसको सील्ड पैक किया जाता है सबके सामने। सील्ड पैक करके सेफ कस्टडी में रखा जाता है। सेफ कस्टडी का मतलब ये हुआ है जहां पर आप तिजोरी में पैसा रखते हो उसको सेफ कस्टडी कहते हैं। आप प्राय सभी बैंकों में, छोटे बैंक हैं हम लोग, तो आप सोचिए कि एक सेफ कस्टडी होगा। तो कुछ में पैसा रखते हो, कुछ में वैल्यूएबल्स रखते हो, जैसे गोल्ड वगैरह रखते हो ना, गोल्ड लोन के लिए देते हैं, तो वहाँ रखते हो सेफ कस्टडी में, जो दीवार से एम्बेडेड होता है। और अगर बड़ी ब्रांच है तो और सेफ कस्टडी है तो वहाँ रखेंगे। ठीक है। सर, हाँ जी। लॉकर का जो टाइम है सर, ये सालों साल तक कस्टमर लेके रखे रहते हैं। और ये हाँ, 3 साल और ब्रेकिंग चार्ज जो लेते हैं, ये तो फिक्स डिपॉजिट के लिए लेते हैं ना। फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, लेकिन अगर 3 साल तक अगर ऑपरेट नहीं करेगा तो ब्रेक ओपन करेंगे। ठीक। अगर वो, अगर मान लीजिए कोई हाई रिस्क कस्टमर है और 1 साल तक ऑपरेट नहीं किया तो उसको ब्रेक ओपन कर देंगे, उसका सामान निकाल देंगे। जब 1 साल का हाई रिस्क का नहीं आया तो और भी नहीं आएगा, रखा रहेगा सेफ कस्टडी, जब आएगा तो उसको निकाल के दे देंगे, उसको जरूरत नहीं है। लॉकर क्यों लिया गया है? वो फ्रिक्वेंट यूज करेगा करके लिया गया, उसका उद्देश्य समझो ना आप। लॉकर में है ना श्वेता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, बिल्कुल। तो गोल्ड ऑर्नामेंट रख देते हैं। तो अभी अभी पार्टी में जाना है, शादी में जाना है तो जाके निकाल लेंगे, बहुमूल्य सामान है ना, या कहीं अपना छुट्टी में कहीं जा रहे हैं, हॉलीडे में जा रहे हैं तो बैंक में लॉकर में रख देते हैं, फिर ऐसे ले जाते हैं। तो आप सोचो कोई, ब्रेक ओपन करने से पहले नोटिस देना होगा सर। हाँ, नोटिस देना बहुत जरूरी है। नोटिस दीजिए। हो सके तो आप चले जाइए इंस्पेक्शन में, आसपास पता कर लीजिए, बता दीजिए कि भाई आपका लॉकर है ना, ये सब चीज़ें करनी है और उसका रिकॉर्ड भी रखना है, अदरवाइज आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। है ना, क्योंकि आजकल लॉकर जो है सेंसिटिव मैटर है। उसमें अभी कंपनसेशन पॉलिसी में भी कहा गया है, देखो, कि लॉकर का जो रेंट है उसका 100 टाइम कंपनसेशन देना होगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लॉकर का उद्देश्य समझ गए ना? है ना, मनीष जी समझ गए? तो समझ लॉकर यहाँ गए। ऑपरेट करते हैं। अब मान लीजिए उसको लो और मीडियम रिस्क कस्टमर है और लॉकर ऑपरेट करने ही नहीं आ रहा है, तो अब 3 साल तक नहीं आया, अब क्या ही आएगा, इसलिए उसको निकालो, सील पैक करो, सेफ कस्टडी में रखो और ये लॉकर जो है किसी दूसरे को अलॉट कर दो। कारण क्या है? अगर वो 3 साल तक नहीं आया, 3 साल का रेंट आप एडवांस लिए हो, एडजस्ट कर दोगे, फिर कहाँ से रेंट लाओगे? और अगर रिन्यूअल कर देता है, आ जाता है, तो वही जो एफडीआर आगे चलेगा और फिर सही चल रहा है लॉकर तो चलता रहेगा, लेकिन ये आंसर जो है 3 इयर्स होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वाह, ये हुई ना सवाल। सवाल पढ़िए तो श्वेता जी, दिख रहे हैं आपको तो सवाल पढ़िए तो। Yes, sir. What is the rebate is available in locker facility to staff member? Sir, there is no rebate. नो रिपेट? कुछ ज्यादा ही है Yes, ना, sir. तो एकदम थोड़ा स्ट्रिक्ट है आप। देखिए, नो सर, स्टाफ के लिए कोई रिबेट नहीं है लॉकर में। है स्टाफ और सर, स्टाफ। हमारे एमजीबी में नहीं है सर, कोई भी रिबेट आपका नहीं है। में नहीं होगा तो भाई बाकी हमारे साथी और दूसरे जगह तो हैं। इतना ओके मेहनत सर, मेरे करता है को हमारा स्टाफ श्वेता जी, पूरा दिन बैंक के जी लिए। सर, हमारे यहाँ इसमें कोई रिबेट नहीं है, ना गोल्ड लोन में ना ही लॉकर में। जीता हूँ जिसके लिए, मरता हूँ जिसके लिए, मतलब जिस बैंक के लिए जीता है मरता है उसको तो रिबेट दोगे कि नहीं दोगे? है कि नहीं? तो थोड़ा थोड़ा रिबेट देना चाहिए। दिया होगा, पॉलिसी आपका पढ़ेंगे तो देखेंगे। बट 25% ऑफ द रेंट जो है कम रहता है ना, स्टाफ के लिए। और स्टाफ सर, भी, हमने लिया हुआ है खुद ही। ऐसा क्या? तो आपकी पॉलिसी जी अभी, सर। तो बैंक है आपका? हाँ सर, मध्यांचल ग्रामीण बैंक। ओके, आपका भी तैयारी चल रही है, पॉलिसी थोड़ा थोड़ा भेजिए जी ना, सर। कम पॉलिसी आया है आपका सर ज़्यादा। मैं सर मैंने अभी भेजा तो है आपको लॉकर का लोन का, आपने बताया था कि मैं करवा दूंगा क्लास। ओके ओके, कराएंगे कराएंगे, है ना।
क्योंकि ये हम्म सवाल जो है हमको अंतर्दृष्टि दिखाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये देखो, स्टाफ को जो लॉकर मिलेगा उसमें 25% रेंट का रिबेट मिलेगा। और वह स्टाफ देखो, श्वेता जी के लॉकर में क्या क्या है, सोना 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 सोना, है ना। इतना सोना रहेगा कि आप सो ही नहीं पाओगे। बताओ क्यों? ज्यादा सोना है, तो आपके पास ज्यादा सोना है तो फिर सो नहीं पाओगे आप। तो रिबेट जो है, अभी देखो रिबेट की बात पूछता है, डिस्काउंट की बात पूछ रहे हैं, तो यहाँ रेंट का जो है 25% है। तो ये अभी आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाया। अगर हमारे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के और कोई साथी जुड़े हुए हैं तो और कोई सवाल साझा करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वैसे और लंबे लंबे सवाल आए थे, बता रहे थे उनको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा होगा, या काफ़ी साथी जो है पूरे सवाल भेज नहीं पाए। अभी स्केल 1 से 2 के भी सवाल आए हैं, बट यहाँ पर जो है, क्यों और कोई राजू प्रकाश जी जुड़े हैं क्या? और कोई उत्तर बिहार से जुड़े हुए हैं कोई साथी हमारे? हेलो, जी जुड़े सर, हुए जुड़े हैं? हुए थे। अच्छा सुमित जी, हाँ सुमित जी, आपको जुड़े रहना पड़ेगा, एग्जाम हो जाने के बाद भी जुड़े रहना पड़ेगा सुमित जी, ऐसा नहीं तो है ना। टाइम आपके साथ जुड़े रह गए सर। हाँ एकदम जुड़े रहना है। एक तो रेवेन्यू लीकेज वाला आया 20,000, है ना। हाँ, सर हिसाब आज का लगाओ कि सेशन था लेट ज्वाइन किए। आज का सेशन तो हम लेट ज्वाइन किए सर। आप 30 के बाद आप जितना क्वेश्चन पढ़ाए सारा क्वेश्चन हमारा यूबीजीबी एग्जाम में था सर। अच्छा। और ये सारा का ओके। सारा क्वेश्चन था सर, जिसमें स्टाफ लॉकर में रिबेट का था, हाँ हाँ रेवेन्यू हाँ। लीकेज था, हम्म। अम, फिर सर ये ऑफिस लीज रेंट लीज का था, कितना मंथ बिफोर करना है। ओके। जो आज जितने भी क्लास लिए सारा क्वेश्चन हमारे सर। अच्छा, अभी भी 20 क्वेश्चन मतलब और मिसिंग है, 20 क्वेश्चन और है, कुछ कुछ तो हाँ सवाल जो है और साझा करने की ज़रूरत है। थोड़ा याद करिए 1-2 दिन में और क्या सवाल आया था, तो इन कुछ बिटवीन जैसे व्हाट्सएप पे आपके क्वेश्चन हम डाले हैं सर। आपने डाला है कुछ व्हाट्सएप में। क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे हम डाले हैं सर। जी जी सर, डाले हुए अच्छा, हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी उसको फिर से इंटरव्यू। हम आपको सर टैग कर फैमिली देंगे। पेंशन वाली भी तो शायद क्वेश्चन थी। हाँ, फैमिली पेंशन वाले जी तो बच्चे 30%। 30% था ना, फैमिली क्वेश्चन, फैमिली पेंशन का, वो अभी डिस्कस नहीं हुआ है जी ना। और सुमित जी ने और कुछ कुछ भेजा है क्या हमारे, और एक दो साथी का देखते हैं जरा। आपने टाइप करके भेजा है कि इमेज भेजा है सुमित जी? अच्छा, तो हम लोग आने वाले सेशन में उसको मैं क्रिएट कर लूँगा बाकी। और दूसरे बैंकों के भी मेरे पास अभी रिकॉल क्वेश्चन आए हैं, जिससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि आपके प्रमोशन एग्जाम में क्या पढ़ना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। क्या क्या सीजी एफ सीजी एफ में फीस कितनी है, ये कौन, ये सवाल आया था क्या? ये सवाल आया था नवीन जी। अच्छा सर, ये वीडियो जरूर दीजिएगा, हाँ हाँ जरूर देंगे। चलिए, तो आप लगातार सीखते रहिए, हर दिन अगर ऐसे जैसे सुमित को आदत हो गई ना, ठीक उसी तरह आपको भी आदत हो जाएगी। और यकीन मानिए, इतना चीज़ें जो डिस्कस करते हैं ना, अभी दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, चीज़ें याद हो जाएंगी, या आप अपने सर्कुलर में ढूंढेंगे तो आपको उसका मिल जाएगा। और आप देखे होंगे जैसे कि कंपनसेट पॉलिसी पे सवाल आया था, तो मैंने कल पॉलिसी पूरा करा दिया। वो सभी बैंकों के लिए एक जैसा होता है। अभी जिस चीज से सवाल पूछ रहे हैं, अभी लॉकर पॉलिसी पे सवाल आया, कल लॉकर का सेशन है, लॉकर पॉलिसी का आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, तो लॉकर पॉलिसी में सभी साथियों को फायदा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बैंकों का एक साथ एग्जामिनेशन हो गया, जिसका कि अभी आपका 21 तारीख को या 28 तारीख को है। तो सभी बैंकों का मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से कि सारी पॉलिसी, मेजर मेजर पॉलिसी हो जाए, और हर दिन एक जनरल बैंकिंग का सेशन हो जाए, जैसे कि आज एक सेशन कराए। तो और छुट्टी जब होंगे तो उस दिन ज़्यादा सेशन करा लेंगे। तब तक आप धैर्य बना के रखिएगा और सीखते रहिएगा, व्हाट्सएप में जुड़े रहिएगा, व्हाट्सएप में मैं सर आप। एक दिन सर एक दिन मैराथन क्लास ले लीजिए। मैराथन रोज ही तो मैराथन नहीं लगता है। 8 बजे से तो 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, मैराथन से कम है क्या? नहीं तो सर, एक्चुअल में क्या है ना, वो जैसे पर्टिकुलर बैंक्स को लेके, जैसे अभी आप सर्कुलर्स और। आपको हमारे साथ महीने जुड़ा नहीं हुआ है, आप धैर्य रखिए। आप तो साल भर मतलब साल भर साथ रहिए, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते जो आप कह रहे हैं वो भी करेंगे हम, उसकी तैयारी है।
और आप अपने लॉगिन सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि लाइव सेशन जब होते हैं तो उसमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है और सीधे सीधे चीज़ों को आप समझ पाते हैं इंटरेक्ट करने में, क्योंकि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड दोनों आपके साथ रहते हैं। हाँ बिल्कुल सर। और अगर रिकॉर्डिंग रहता है तो आप थोड़ा मतलब सर उस मैं तरह। लास्ट लास्ट ईयर से जुड़ा हुआ हूँ सर आपसे। ऐसा क्या? तो फिर तो आप तो सफल हैं, है ना? सफल हैं। तो गीत हो सर या एक गजल क्वेश्चन हो है। दोस्तों, बात सीधी हो या सरल हो दोस्तों, और जिंदगी का अर्थ है जिंदा दिली, कुछ हंसी तो कुछ चुहल है दोस्तों। सरल तरीके से, सामान्य तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आप जरूर सफलता मिलेंगे। अब हमारे राणा जी इसको पढ़ेंगे। राणा जी क्या लिखा है, पढ़िए। सर एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन है? वाह, ये हुई ना बात। बताइए राजू जी, क्वेश्चन बताइए। हाँ सर, क्वेश्चन है कि लोन्स नॉट एक्सीडिंग हम्म। डैश प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय बैंक्स टू एसएचजी जेएलजी फॉर एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई हम्म। for meeting social needs, construction or repair of house, construction of toilets, or any हम्म। viable common activity started by the SSG are eligible for priority sector classification. हाँ, आपका और तो ऑप्शन क्या था? ऑप्शन है सर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। 2 लाख सर, 2 लाख होगा। अभी जो सेशन हुआ था उसमें था क्या ये सवाल? नहीं सर, ये मॉक टेस्ट में है सर। अच्छा, तो सवाल को भेज दीजिएगा, मैं उसको फिर आपको सही तरीके से गाइड कर पाऊंगा इस। मैंने भेजा है सर आपको। भेजे हैं? देखें हाँ जरा सर, सवाल। अभी कब, अभी भेजा है आपने? मॉर्निंग में भेजा था सर। मॉर्निंग में भेजे थे जी। कि उसको किस से जुड़ा हुआ है? आपने कौन सा मॉक टेस्ट से किया था, जो गूगल लिंक आती है उससे, कि वहां से जाके? लोन नॉट एक्सीडिंग टू आपने प्रोवाइडेड भेजा था सर। बाय द बैंक एसएचजी जीएलजी एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई। ओके, और ये टेस्ट कब आया था आपके पास? ये 2 लाख है ये, प्रियरिटी सेक्टर में। अभी पहले ये 1 लाख था, अब इसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया। कौन साथी ने जवाब दिया? अच्छा दिया। हाँ जी, राजू जी, क्या था हाँ सर। कि एसएचजी और जीएलजी को अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई कितना रुपए देंगे रिपेयर एंड हाउस मेंटेनेंस के लिए, तो वो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा कहलाएगा। पहले ये 1 लाख था, उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया। तो ये 2 लैक्स है इसमें। और इसका जिक्र जो है, अभी हम संडे को एक प्रियरिटी सेक्टर का सेशन कर रहा हूँ, उसको मैं ही करूँगा। तो उसमें जो है आपको जो रिवाइज प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन 2020 से लेके 12 बार चेंज हुआ है। तो हम जी, खास करके संडे लैंडिंग में सर, लैंडिंग में बहुत सारा चेंजिंग हुआ है सर, वो सब का सेशन हो जाता तो अच्छा था। का एक जो जो चेंजेस, मतलब बुलेट पॉइंट में बता दूंगा, जिससे कि आपको जो चेंज हुआ है और पुराना पढ़ें उसमें। जैसे पुराने वीडियो अगर 2 साल का देखेंगे तो उसमें 1 लाख है ये, और इसलिए कई साथियों का गलत हो गया होगा, लेकिन अभी 2 लाख है। ठीक है राजू जी। ओके सर। राणा जी हैं, राणा जी पढ़िए जरा क्या लिखा है ये। चले गए राणा जी? सर श्वेता? एक क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है, बोल पूछिए। हमारे भारतीय पब्लिकेशन जो कल निकला है, हम्म। डीवीजी से, तो उसमें दिया है मनी मूल्स। वो नहीं समझ में आया वो टर्म। मनी मूल्स ये है, केवाईसी का हाँ, एक वो क्या शब्द होता है। है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में मनी मूल्स का जिक्र किया गया है। मनी मूल्स का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खाते में 10,500 जमा कर देता है और 10,000 रुपये निकाल लेता है, तो वो जो अकाउंट, जो बेनिफिशियरी क्रेडिट हुआ है, वो मनी मूल्स के तहत गिना जाता है। वो फ्रॉड वगैरह से जुड़े हुए संदिग्ध ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है रितु जी। मान लीजिए देखो, मनी मूल्स के 2 तरीके हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के इंटीग्रेटिंग लेयरिंग, जो जमा करता है, इकट्ठा करता है, फिर उसको दूसरी जगह वाइट मनी में ले जाता है, या गलत अकाउंट का इस्तेमाल करके उसको मार्केट में चलाता है। तो उसमें किसी के अकाउंट में 10,100 जमा हो रहा है, 10,000 निकल रहा है, 100 रुपये उसको रख रहा है, ये मनी मूल्स होता है ना? मनी मूल्स को आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप समझ सकते हैं। तो इसको जो है मतलब इसको क्या बोलते हैं कि चिल्लर पैसे के थोड़े बहुत इसमें लेन देन करते हुए
वो उसको इस तरीके से डेफिनेशन करता है, मतलब उसको डिफाइन करता है, उसको ले जाता है। जैसे कि कोई पीड़ित है उसे धन स्वीकार कराता है, उसको स्थानांतरित कराता है, अवैध तरीके से पैसे को जो है स्कैन करते हुए ले जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बंदा करता है वो उसका इस खाता इस्तेमाल नहीं होता है, वो पीड़ित व्यक्ति से धन स्वीकार कराता है। जैसे बोलता है ना कि मैं पैसा भेज रहा हूँ, मेरा खाते में थोड़ा यूपीआई नहीं चल रहा है, आप थोड़ा ले लीजिए, और चूंकि आपके खाते में गया है और मेरा भी पैसा बच गया आने जाने का, तो 500 रुपये आप रख लीजिए, पैसा दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मनी मूल्स है। ऐसी गतिविधि जो अवैध, धोखाधड़ी या पैसे या धोखेबाजों को सहायता कर रहा होगा। अब सोचो, मान लीजिए रितु जी, रितु जी आवाज़ सुन रहे हैं मेरी? सर। हाँ सर। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि रितु जी मैं पैसे दे रहा हूँ, आप 1000 रुपये रख लेना, बाकी पैसा मुझे देना। और अगर वो व्यक्ति धोखेबाज है, धोखाधड़ी कर रहा है, तो आप उसकी सहायता कर रहे हो एक हिसाब से, है ना? यस। तो जो जो ये छोटे पैसे कमाने वाले होते हैं, ये निर्दोष व्यक्ति होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल वो कर रहा है, फ्रॉडस्टर्स, है ना? तो इनको ऐसा तात्कालिक पैसा कमाने का अवसर के लिए लालच देगा। तो इस सारी चीज़ों को मनी मूल्स कहते हैं। मनी मूल्स को जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अच्छे से बताया गया है कि मिली भगत का पैसा ऐसे कहा जाता है, या तो क्या बोलते हैं, जाने अनजान अनजाने कोई पैसा दे के चला जाता है अनिच्छित रूप से, और वहां से किसी का फ्रॉड, मान लीजिए सपोज, जो आजकल फोन आता है ना कि आपका लॉटरी लगा है, तो वो उसके अकाउंट डेबिट होके मनी मूल्स वाले अकाउंट में जाता है और वहां से पैसा निकाल लेता है। इसको बोलते हैं कैट फिशिंग का शिकार हो गया। तो ये मनी मूल्स हैं सारे। क्लियर है रितु जी? जी सर। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ। चेक जैसे कलेक्शन में हम लोग को कस्टमर देता है तो हम लोग चेक लॉन्च करते हैं, हम्म। और अगर किसी भी रीजन से वो रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो जाता है, तो फिर आपके एक सेक्शन में था, मतलब आरबीआई का वो गाइडलाइंस है कि विद इन 24 आवर्स हम लोगों को कस्टमर को इन्फॉर्म कर देना है कि वो चेक अपना ले जाएं। हम्म। लेकिन कल जो वो बुक निकला है उसका पीडीएफ उसमें दिया हुआ है कि हम्म। विद इन 48 वर्किंग आवर्स कस्टमर को इन्फॉर्म करना है, और अगर उसका किसी भी कारण से एड्रेस पे नहीं जा रहा है तो फिर उसका मैक्सिमम पीरियड है 3 मंथ्स। तो वो क्या मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि बैंक के पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो फिर 48 आवर्स देंगे। नहीं पूछेगा, कैसा भी पूछे 24 घंटा लगाएगी वहां पर, है ना? ये अच्छा। यूनिवर्सल रूल है ना? 24 आवर्स ही लिखिए। और बहुत सारे जो बुकलेट जारी होते हैं उनमें बहुत सारे अपडेट्स नहीं हैं। तो आप जो है पूछ लीजिए, अच्छा किया आपने पूछ लिया। अगर एग्जामिनेशन में आया तो हाँ, ट्वेंटी क्योंकि फोर आवर्स कंफ्यूजन था आपका, देखी थी तो उसमें था 24 आवर्स और इसमें 48 आवर्स। तो 24 आवर्स में टिक लगाइएगा, प्रमोशन पा जाइएगा। फिर उसके बाद उसको 3 महीने में लौटाते रहिए, 4 महीने में लौटाते रहिए, वो देखा जाएगा। होता है सर, बहुत सारा सर्कुलर भी जो निकलता है ना सर बैंक का, तो उसमें अपडेटेड नहीं होता है। हाँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है सर, कि जैसे जो एटीएम से जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है, तो हम्म। आमतौर पे जो आप पढ़ाते आ रहे हैं सर, वो T+5 उसका माना जाता है। T+5 में वो रिवर्स होता है, ओके। TAT। हाँ, लेकिन कितना जगह मॉक में अभी भी 7 डेज ही रहता है। मॉक में नहीं, और जो बहुत सारे बैंक का जो अच्छे अच्छे बैंक है उनके सर्कुलर में भी 7 डेज 7 डेज सब जगह जिक्र किया हुआ रहता है। ठीक बात है, लेकिन आप लोग लगातार पढ़ते हैं हमारे साथ, तो आपका बिल्कुल एकदम फंडम क्लियर होगा। जो जो सवाल पूछे उनके लिए चॉकलेट है। बाकी थैंक यू सर। ये चॉकलेट है, कॉफ़ी बाइट है। तो आपका नाम लेके मेरे को ही खाना पड़ेगा। डिजिटल तरीके से आप उसका आनंद लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि जो सवाल पूछता है वो सीखता है, और जो सवाल नहीं पूछता है वो वैसे ही रह जाता है। सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि एक सर। बच्चा सबसे ज्यादा हेलो। सीख। हम्म। सर एक चीज पूछना था, जैसे एटीएम में तो T+5 डेज में रिटर्न करना है, अच्छा जी। लेकिन अगर कस्टमर कंप्लेन देगा लेटर रिटर्न में, तब हम्म। क्या है? लेटर रिटर्न में तो कंप्लेंट तो देगा ही देगा ना, कंप्लेंट नहीं तो देगा? एक्चुअली हमको पढ़ने में ही कंफ्यूजन हो रहा है। हमको सर लग रहा है कि वो लिखा हुआ है कि लेटर रिसीव होगा तो 7 डेज में उसको सॉल्व करना है। शायद ऐसा लगा कुछ पढ़ने में। नहीं नहीं, वो अनअथराइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पॉलिसी है। मिक्सअप हो गया आपका। ये है फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शंस डिस्प्यूट हुआ, तो
मैं बता दे रहा टी हूँ। प्लस। अगर कोई व्यक्ति एटीएम में गया, उसका खाता डेबिट हो गया, उसको पैसा नहीं मिला, इसको बोलते हैं फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन। खाता डेबिट हो गया, अमाउंट उसको नहीं मिला, फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन। तो ठीक है पॉलिसी सर। में कहा गया है कि सुओ मोटो T+5 डे में जमा हो जाना चाहिए। अगर ठीक है सर। ट्रांजेक्शन +5 डे में जमा नहीं होता है, हम्म, तो जितना डिलेड पीरियड है उसका पर डे 100, मान लीजिए 100 रुपीज। सपोज 10 दिन में जमा हुआ, 10 दिन में जमा हुआ, तो 5,000 का विड्रॉल था, प्लस 10 दिन में जमा हुआ, तो ये क्या होगा, T+5 डे, ट्रांजेक्शन +5 डे, +5 डे, मतलब जिस दिन जमा कर रहा है उस दिन का भी हमको देना रहता है, इसलिए 500 रुपये एक्स्ट्रा जमा होगा। ओके दस, सर। मतलब 1,000 रुपये नहीं होगा, क्योंकि T+5 डे के बाद उसका डिलेड पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो आज ही ना हम लोगों ने 5,000 के उस पे 26,000 रुपये, मतलब 26 दिन का डिलेड पीरियड दे के आए, 2,600 रुपये दे के आए। तो उसमें क्या है कि जो डिलेड पीरियड है वो T+5 डे के बाद डिलेड पीरियड होगा। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर कस्टमर 30 दिन के बाद कंप्लेंट करता है, तो आप वो कंपनसेशन नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर पहले करता है, शिकायत तो करना ही पड़ेगा ना उसको, शिकायत हम्म, करेगा, हम्म, तो बिना कंपनसेशन मांगे सुओ मोटो देना है, बशर्ते कंप्लेंट 30 दिनों के अंदर की हो। अगर कंप्लेंट 30 दिनों के बाद की है तो आप कंपनसेशन नहीं देने से भी चलेगा, ऐसा पॉलिसी में लिखा गया है। और रही बात जो आप 7 दिन का कह रहे हैं, वो अनएथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है। तो कस्टमर को अगर विद इन 3 डेज शिकायत करता है तो जी कस्टमर की जी। जीरो लाइबिलिटी। अगर 3 दिन से ज़्यादा 7 दिन तक करता है तो कस्टमर की लिमिटेड लाइबिलिटी। 7 दिन के बाद शिकायत करता है तो कस्टमर की 100% लाइबिलिटी। ये बात है अनएथराइज्ड ट्रांजेक्शन का। और यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो है फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन का। ठीक है। तो सवाल पूछ रहे थे चंदन, इनका मस्तक का करते हैं हम अभिनंदन। अच्छा और सर। इनका सवाल का जवाब सुन के इनका भी हो गया होगा शांत मन, थैंक यू सर। आपको पता चल गया होगा। चलिए, तो आप सभी से विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन कहाँ गए राणा जी, चले गए? राणा जी तो चले गए, बताओ। चलिए, अभी श्वेता जी हैं? जी सर। हाँ, पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए, श्वेता जी आप ही के लिए लिखा है। जिंदगी में आपकी सपने भी आपके, मंजिल भी आपकी, हार भी आपकी, जीत भी आपकी, तो इस सब के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको ही। हाँ, ये हुई ना बात, समझा दीजिए जरा साथियों को। सर मतलब कि जिंदगी आपकी है, अब सपने भी आपके हैं, मंजिल भी आपकी है, तो मेहनत भी इसके लिए आपको ही करनी पड़ेगी। वाह 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 वाह। यस। तो कितना अच्छी बात आपने कही है ना। सर ये तो आपने कही है। सफलता सबके लिए होना चाहिए चहता, और इतनी अच्छी लाइनें बोली, उनका नाम है श्वेता। बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन आपका। चलिए, तो कल फिर मुलाकात करेंगे। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता। कल और नए नए सेशंस आएंगे। कोशिश करूंगा कि मैं भी कुछ 20 क्वेश्चंस के साथ आऊंगा, कुछ काम बनाया रहा हूँ आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। थोड़ा जी सर। लेट में आता हूँ, अगर समय नहीं रहे तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन परिस्थितियाँ जो है एकदम वैसे ही रहेंगी, मेरी ऊर्जा वैसे ही रहेगी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ वैसी ही बनी रहेंगी। कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। राइट सर।